Yes, but chapter number 15, plant growth and development. This is the chapter we are starting today. So what we are going to study in this chapter? We are going to study about growth. That what do you mean by the term growth? ठीक है, growth word जो है उससे आप क्या समझते हैं? And another terms that are generally used in a synonym with growth is a differentiation. ठीक है, you are generally hearing this term along with growth. तो जब भी हमारे माइंड में ग्रोथ वर्ड आता है तो वी जस्ट हैव अ सिंपल टाइप ऑफ कंक्लूजन इन आवर माइंड कि ग्रोथ का मतलब है कि सम डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, इट मे बी फिजिकल काइंड ऑफ डेवलपमेंट और इट मे बी समथिंग दैट इज रिलेटेड विद केमिकल कॉम्पोजिशन. Clear, beta? This is my request to all the students that they must join the meeting in time. Clear, beta? So first of all, I am going to tell you about growth. Then there are some terms used in this. One is a differentiation. What do you mean by the term differentiation? How differentiation it differs from de-differentiation and what is a redifferentiation? That we are going to study. And next is a redifferentiation. ठीक है, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है और वो डिफरेंशिएशन जो है उससे कैसे डिफर करता है. क्लियर बेटा? देन देयर इज अ टर्म यूज्ड इन द चैप्टर एंड इट इज नोन एज डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों वर्ड्स जो हैं वो साथ साथ आते हैं. आफ्टर दिस आई विल टेल यू अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. देयर इज अ स्पेशल टर्म यूज्ड फॉर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. दे आर आल्सो नोन एज फाइटोहॉर्मोन्स. ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट दीस हार्मोन्स इन क्लास 10 a little bit. So here we are going to tell you in detail about 5 type of plant growth regulators or plant growth hormones which are also known as phytohormones. Then आपको बताया जाएगा what do you mean by the term photoperiodism. Photoperiodism, photo word means light and periodism means that every plant species required a specific amount of light for its growth and development. So this period, that how much light is required to a particular plant species, it varies according to the different species and the type of habitat in which that species is surviving. Okay, there is one another term that is given in the last of the chapter and it is vernalization. Vernalization word जो है वो generally use किया गया है low temperature requirement के लिए कि कुछ plants जो हैं they are of such type कि when they come in contact with low temperature then generally flowering takes place in these plants. ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर लो होता है उतनी ही ज्यादा इनके अंदर फ्लावरिंग होती है. तो उसके लिए टर्म यूज की गई है वर्नलाइजेशन. सो व्हाट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ. तो कहते हैं कि ग्रोथ इज रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिविंग बीइंग्स. ठीक है, व्हेनेवर वी कम इन कांटेक्ट विद द लिविंग बीइंग्स द थिंग व्हिच जनरली कम्स इन आवर माइंड कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको देखने के बाद अगर हम उनसे नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ क्या करता है, ग्रोथ करता है. तो कहते हैं कि ग्रोथ जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक फंडामेंटल और कंस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक है. तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ इन जनरल टर्म्स? इफ वी डिफाइन ग्रोथ, तो ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज in the size of any of the plant organ or its part. या फिर कहते हैं कि अगर एक सिंगल सेल जो है उसका भी साइज बढ़ रहा है, उसका भी नंबर बढ़ रहा है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ग्रोथ कह सकते हैं. ठीक है बेटे, तो ग्रोथ जो है वो हमेशा इरिवर्सिबल होती है और एक परमानेंट चेंज होती है जिसके वजह से जो है किसी भी प्लांट ऑर्गन में या उसके पार्ट्स में या फिर उसके इंडिविजुअल सेल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता है. तो यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट अ पर्टिकुलर प्लांट ऑर्गन इज ग्रोइंग बिकॉज इट शोज एन इंक्रीज इन इट्स साइज. ठीक है, ग्रोथ जो है अगर उसमें प्लांट का साइज इंक्रीज होता है तो कहते हैं कि देयर आर सम ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दैट आर एसोसिएटेड विद दिस ग्रोथ. सो दिस प्रोसेसेस मे बी द anabolic type of processes or it may be the catabolic type of processes. ठीक है, for example if you observe the leaf of a tree for so many days, what you observe कि पहले लीफ जो है वो छोटा रहेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो लीफ का साइज जो है वो हर दिन आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है. तो कहते हैं कि ग्रोथ जो है वो किसी भी प्लांट स्पीशीज के अंदर होती है, पर इसमें क्या इन्वॉल्व है, metabolic processes involved in. And you know that metabolic processes, they are of two types. So these may be anabolic or these may be catabolic type of processes.
सो अगर हमने ग्रोथ को डिफाइन करना है तो यू मस्ट टेक इट इन योर माइंड कि ग्रोथ हमेशा एक इरिवर्सिबल करेक्टर है किसी भी प्लांट का, और हमेशा किसी भी प्लांट के ऑर्गन की अगर ग्रोथ होगी तो वो हमेशा कैसी होगी, इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी। प्लांट के सभी पार्ट्स जो हैं उनके अंदर ग्रोथ हमें किस फॉर्म में नजर आती है कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो नॉट ओनली द प्लांट ऑर्गन्स और इट्स पार्ट, इवन इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए सेल, ठीक है, व्हाट यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, देन इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज ग्रोथ। Another very important thing is the metabolic processes are associated with growth. So some of these metabolic processes are the anabolic type of processes and some are the catabolic type of processes. Okay, now this term is very much clear to you. So whenever we use the term anabolism or anabolic type of metabolism, the anabolic word का हमेशा मतलब होता है कि when the smaller molecules they join together and they form the bigger molecules. So you know that the all living organisms and their parts, they are made up of certain type of biomolecules. You have learned the chapter biomolecules, and these biomolecules they form the infrastructure of a living system. तो ये सारे biomolecules जो हैं, जो किसी भी living system जो है उसका infrastructure जो है उसको form करते हैं। तो ये biomolecules जो हैं कई बार join हो जाते हैं, and join होने के बाद जो है ये क्या करते हैं, join होने के बाद ये anabolic bigger molecules जो हैं उनको form ओके बेटे, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, थोड़े से बेटे अनस्टेबल है कनेक्शन, चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं। ओके बेटे, ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि व्हाट आर एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक टाइप ऑफ प्रोसेसेस। हमेशा याद रखिए कि एनाबॉलिक जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसमें हमेशा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या बनाते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं उसमें क्या होता है कि बिगर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद दे फॉर्म द स्मॉलर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो एज यू नो दैट एनाबॉलिक रिएक्शंस दे ऑलवेज कंज्यूम्ड एनर्जी। एनाबॉलिक रिएक्शंस जो है उसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स अगर ज्वाइन होकर बिगर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो उसमें हमेशा एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस दैट आर अकरिंग इन द बॉडी ऑफ ए प्लांट। तो इसीलिए ग्रोथ जो है उसमें दोनों टाइप के रिएक्शंस जो हैं इन्वॉल्व हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो दोनों तरह के इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म, ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखो क्या बताया हुआ है कि प्लांट ग्रोथ इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। कहते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ग्रोथ होती है, पर प्लांट्स के अंदर होने वाली जो ग्रोथ है वो कैसी है, यूनिक ग्रोथ है, ठीक है। प्लांट्स जो है दे कैन रिटेन द कैपेसिटी टू डू अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ठीक है। वी कंपेयर ह्यूमंस और अदर एनिमल्स विद प्लांट, बट यू नो दैट द ग्रोथ पीरियड इट लास्ट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। ग्रोथ जो है वो एक टाइम पीरियड तक ही कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और उसके बाद जो है ग्रोथ जो है हमारी बॉडी की स्टॉप हो जाती है। पर कहते हैं कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ, तो प्लांट ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए चलती है, एंड थ्रू आउट देयर लाइफ प्लांट्स जो है वो ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। तो हाउ दीज प्लांट्स दे जनरली ग्रो, प्लांट्स में ऐसी कौन सी खास चीज प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो ग्रो करते हैं। तो कहते हैं कि इफ यू रिमेम्बर द बॉडी ऑफ ए प्लांट, ठीक है, अगर आप किसी भी प्लांट जो है उसको अपने माइंड में लाते हैं तो उसमें आपको मालूम है हमें रूट्स नजर आती है, स्टेम नजर आता है, ठीक है, जो शूट्स की फॉर्म में होता है एक टेंडर प्लांट के अंदर। तो व्हाट यू हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट एट द शूट एंड रूट रीजन्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर नोन एज द मेरिस्टेम्स, ठीक है। प्लांट्स के रूट एपेक्स पे और उसके शूट एपेक्स पे खास तरह के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि मेरिस्टेम्स कहते हैं। और ये मेरिस्टेम्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम क्या होते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, एंड दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एज वेल एज द शूट,
ठीक है बेटे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दीज मेरिस्टेम्स? तो दीज मेरिस्टेम्स हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड अगेन एंड अगेन एंड दे आल्सो सेल्फ परपेचुएट देमसेल्व्स। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि जो भी सेल्स वो फॉर्म करते हैं उन सेल्स के अंदर भी सेम कैपेसिटी होती है कि वो सेल्स भी आगे जाके क्या करते हैं, डॉटर सेल्स भी डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो है वो न्यू प्लांट बॉडी जो है उसको फॉर्म करते रहते हैं या फिर उसके लिए न्यू सेल्स जो है वो फॉर्म करते रहते हैं। तो इन दिस वे न्यू एंड न्यू सेल्स दे आर एडेड टू द प्लांट बॉडी, नए से नए सेल्स जो है वो प्लांट बॉडी जो है उसके अंदर ऐड होते रहते हैं और इस तरह से प्लांट जो है उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। ना सिर्फ साइज इंक्रीज होता है, एज न्यू एंड मोर सेल्स दे आर एडेड टू द प्लांट बॉडी, तो फिर कहते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। तो यू कैन से दैट ग्रोथ इज नॉट ओनली द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द प्लांट but it is also an increase in the number of cells in the plant body. Clear beta? Then what is given? The root apical meristem and shoot apical meristem which are present at the apex of the root as well as the shoot. ठीक है, रूट एंड शूट की एपेक्स पे जो रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम्स प्रेजेंट हैं वो मेरिस्टेम्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ दैट इज सीन इन द प्लांट बॉडी, वन इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ एंड अनदर इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है बेटे, प्राइमरी ग्रोथ जो है उसमें वो कहते हैं कि जनरली वो ग्रोथ आती है जो रूट एपिकल मेरिस्टेम करते हैं या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम करते हैं एंड वेयर these are present at the apex of root and shoot. And what is the function of these root and shoot apical meristems? So as the name itself indicate कि these meristems, as these are the rapidly dividing cells, so they divide again and again, and in this way they increase the length of the root as well as the shoot. ठीक है बेटे, तो हमेशा याद रखिए कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट और शूट जो है उसकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट थिंग व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर इज कि प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट। ठीक है बेटे, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, इनडिटरमिनेट होती है। तो as I have discussed with you that two types of growth is there in plants, one is the primary growth and another is the secondary growth. ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ जो है उससे प्लांट्स जो है उसके प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी वेजिटेटिव ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है, जैसे रूट्स की या फिर शूट की ग्रोथ होती है, उसमें रूट और शूट जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है। बट व्हेन द प्लांट सेल्स दे गेट मैच्योर, जब प्लांट सेल्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं उसमें हमें क्या नजर आती है, सेकेंडरी ग्रोथ नजर आती है। तो इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वो कहते हैं कि जनरली एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं। एंड यू नो दैट कि एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में देयर इज अ वन बेसिक कैरेक्टर दैट डिफर्स द जिम्नोस्पर्म्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म्स, एंड दैट इज कि जिम्नोस्पर्म्स जो है उनमें नेकेड सीड्स प्रेजेंट होते हैं एंड इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर कवर्ड। ठीक है, तो इन केस ऑफ दीज डाइकॉट प्लांट्स व्हिच आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इनमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ नजर आती है। तो व्हेन द सेल्स दे गेट मैच्योर, तो लेटर ऑन स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स दे आर सीन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड दीज आर द लेटरल मेरिस्टेम्स। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम आर ऑफ टू टाइप्स। लेटरल मेरिस्टेम दो तरह के होते हैं, वन इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम एंड अनदर इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम। ठीक है बेटे, हमेशा याद रखो कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो हमेशा वेस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम इज ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। तो किसी भी प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। और वेस्कुलर कैम्बियम का फंक्शन ये है कि वो प्लांट जो है उसके स्टेम की गर्थ इंक्रीज करता है। ठीक है, स्टेम जो है उसकी थिकनेस, उसकी जो है विड्थ जो है उसको इंक्रीज करता है। And what is cork cambium? So sometimes when you observe the old seed, ठीक है, जब आप कोई old tree जो है उसको देखते हैं तो what you see that the stem of that tree is covered with a crushed type of woody layers. ठीक है, उसका जो stem होता है वो एक crushed woody layer से cover होता है, but when you try to remove that woody layer, you are not able to remove it because it is a harder one. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, cork कहते हैं। तो कहते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम का जहाँ पे फंक्शन जो है वो किसी भी स्टेम की गर्थ जो है उसको इंक्रीज करना है,
तो दूसरी तरफ कॉर्क कैम्बियम का फंक्शन ये होता है कि कॉर्क कैम्बियम जो है वो स्टेम जो है उसके ऊपर एक आउटर क्रस्ट एपिडर्मल लेयर बनाता है जिसको कि हम कॉर्क कहते हैं। ठीक है, दोनों ही तरह के मेरिस्टेम्स जो हैं वो प्लांट ऑर्गन्स जो है उनमें गर्थ जो है उसको इंक्रीज करते हैं। गर्थ वर्ड का मतलब यहाँ पे विड्थ है। ठीक है, तो इस तरह की ग्रोथ जो है उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो पहले आपको एक स्मॉल प्लांट नजर आता है, लेटर ऑन दैट प्लांट इट बिकम्स अ ट्री। इनिशियली द ट्री हैव, मतलब ट्री का जो ट्रंक होता है पहले आपको जो है उसकी विड्थ कम नजर आती है, बट व्हेन द सेल्स दे गेट मैच्योर तो उसकी विड्थ जो है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरह से जितना ज्यादा ओल्डर ट्री होगा उतनी ही ज्यादा जो है उसकी विड्थ रहती है। तो प्लांट जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से होती है। प्लांट वो टू टाइप्स के हैं, वन इज नोन एज वेस्कुलर कैम्बियम एंड अदर इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम। क्लियर बेटे? अनदर थिंग इज ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज मेजरेबल। ठीक है, ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। यू कैन इजीली मेजर कि पर्टिकुलर प्लांट जो है उसके अंदर क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। तो कहते हैं कि इफ यू वांट टू मेजर द ग्रोथ एट द सेलुलर लेवल, ठीक है, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि भी सेल के लेवल पे ग्रोथ हुई है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट ग्रोथ इट टेक्स प्लेस एट सेलुलर लेवल? तो व्हेन यू सी दैट देयर इज अ इंक्रीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, कोई भी सेल जो है अगर उसका साइज बड़ा हो गया है, उसके अंदर काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये सेल जो है उसकी ग्रोथ हो गई है। तो व्हेन यू स्टडी द फिनोमेना ऑफ सेल डिवीजन, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सच टाइप ऑफ सेल, क्योंकि ऐसा सेल जिसने सेल डिवीजन करनी होती है उसका साइज एकदम से इंक्रीज हो जाता है, और साइज उसका इसलिए इंक्रीज होता है बिकॉज उसमें अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है बेटे? तो कहते हैं कि इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर, वन जनरली मेजर अ क्वांटिटी व्हिच इज मोर एंड लेस प्रोपोर्शनल टू इट। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कैसे पता लगाएं कि भाई इनिशियली उसका प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म इतना था और अब ग्रोथ के बाद जो है इतना बढ़ गया है। तो सर्टेन पैरामीटर्स वी आर जनरली यूज्ड, जिसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि सेल जो है उसका साइटोप्लाज्म या उसका प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें इंक्रीज हुई है। एंड व्हाट आर दीज पैरामीटर्स? तो इफ यू टेक अ प्लांट पार्ट, अगर आप उसका फ्रेश वेट जो है उसको लेते हैं और उसका ड्राई वेट लेते हैं, फ्रेश वेट और ड्राई वेट में क्या डिफरेंस है कि फ्रेश वेट जो है उसमें प्लांट ऑर्गन जो है उसमें मॉइस्चर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, वाटर उसके अंदर रहेगा, और अगर आप वाटर जो है उसको इवापोरेट कर देते हैं तब हमें जो प्लांट ऑर्गन का वेट मिलता है दैट इज नोन एज द ड्राई वेट। ठीक है, beside this we can also use the certain other kind of parameters. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लांट की रूट की ग्रोथ देखनी है, तो अगर आपको रूट की लेंथ हर दिन इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, दिस मीन्स द लेंथ ऑफ द रूट इज इंक्रीजिंग, दिस मीन्स रूट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अगर आपने लीफ की ग्रोथ देखनी है तो लीफ जो है उसके अंदर वो कहता है कि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। एंड अनदर इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इज अ 3-dimensional पैरामीटर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर प्लांट जो है उसके किसी भी ऑर्गन की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन अ प्लांट ऑर्गन इट ऑल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दिस मीन्स दैट प्लांट ऑर्गन इज अंडरगोइंग ग्रोथ। क्लियर बेटे? तो यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे वो कहते हैं कि अगर हम एक मेज, सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो उसके अंदर पर आवर के अंदर जब ग्रोथ होती है तो कितने नए सेल्स ऐड होते हैं? ठीक है, 17,500 न्यू सेल्स जो हैं वो पर आवर के अंदर जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो मेज में ऐड करता है। तो अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब ग्रोथ हो रही है। अगर वाटरमेलन के अंदर हम सेल्स देखें तो कहते हैं कि वाटरमेलन के अंदर हम ग्रोथ को किस फॉर्म में देखते हैं? इंक्रीज इन द साइज। तो कितने नए सेल्स जो हैं यहाँ पर इंक्रीज होते हैं? तो 3,50,000 टाइम सेल्स जो हैं पर आवर के अकॉर्डिंग जो है इसमें ऐड होते रहते हैं, और जिससे वाटरमेलन का साइज हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, अनदर थिंग इज कि इन फर्स्ट केस ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों एग्जांपल में इमेज रूट एपिकल मेरिस्टेम में हमने ग्रोथ जो है उसको किसकी फॉर्म में यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़े हैं और उसको हमने ग्रोथ का नाम दिया है। पर सेकंड केस में वाटरमेलन वाला जो केस है उसके अंदर वो कहते हैं कि ग्रोथ जो है उसको हमने किस फॉर्म में बताया है यहाँ पर? तो कहते हैं कि अगर साइज बड़ा है इसका मतलब जो है नए सेल्स यहाँ पर भी ऐड हुए हैं,
तो फर्स्ट में हमने नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे एक्सप्रेस किया एंड सेकंड केस में हमने सेल साइज जो है उसके बेसिस पे जो है हमने इसको एक्सप्रेस किया है। क्लियर बेटे? उसके बाद देखो द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब, अगर वो कहते हैं कि हमने पोलन ट्यूब जो है उसमें ग्रोथ हुई है कि नहीं उसको हम देखना चाहते हैं, तो यू नो दैट व्हाट इज पोलन? पोलन इज द you can say pollen grains, they are generally comes out from the mature anther and as soon as it fall on the stigma of the flower, तो ये फ्लावर के ऊपर जाके क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाती हैं और जर्मिनेट करने के बाद जो है आप देखते हो उसमें से एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट ट्यूब निकलती है एंड दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब एंड पोलन ट्यूब जो है वो मेल गैमेट्स जो है हमको कैरी करती है। क्लियर बेटे? तो फिर पोलन ट्यूब की अगर आपने ग्रोथ चेक करनी है तो कहते हैं कि इन केस ऑफ पोलन ट्यूब हाउ कैन यू चेक द ग्रोथ? तो इन केस ऑफ पोलन ट्यूब इफ द लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब इट इंक्रीजिंग, ठीक है, अगर वो इंक्रीज होती जा रही है उसकी लेंथ तो इसका मतलब पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो कर रही है। अगर आपने कहते हैं कि किसी डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो है उसकी ग्रोथ देखनी है तो इन केस ऑफ ए डॉर्सी वेंट्रल लीफ हाउ कैन यू मेजर द ग्रोथ? तो इन केस ऑफ ए लीफ which is dorsally and ventrally kind of leaf, तो उस केस में कहते हैं कि हम सरफेस एरिया जो है इसको कंसीडर करते हैं। तो ग्रोथ को अलग अलग तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो फर्स्ट है अगर सेलुलर लेवल पे आपने ग्रोथ चेक करनी है तो अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म हम देखेंगे, ठीक है। अगर हमने जो है रूट की या शूट की ग्रोथ चेक करनी है तो हम लेंथ को ऐसा पैरामीटर लेते हैं। अगर हमने लीफ की ग्रोथ चेक करनी है देन यू कंसीडर द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, ठीक है। और sometimes you measure growth in the form of increase in size and sometimes you measure growth in the form of increase in the number of cells. So these are the different kind of parameters by which you can say that you can easily measure the growth, ठीक है। तो ग्रोथ जो है उसको आसानी से मेजर किया जा सकता है। क्लियर बेटे? उसके बाद है फेसेस ऑफ ग्रोथ। तो व्हेन यू टेक द रीडिंग ऑफ द चैप्टर यू गो थ्रू दिस। तो फेसेस ऑफ ग्रोथ जो है ये हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर। तो कहते हैं कि द पीरियड ऑफ द ग्रोथ इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस, ठीक है। ग्रोथ पीरियड जो है किसी भी प्लांट का जो है उसको हम 3 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट फेस इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक फेस, सेकंड इज नोन एज द इलॉन्गेशन फेस एंड थर्ड इज नोन एज द मैच्योरेशन फेस। क्लियर बेटे? तो कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक फेस जो है एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट कि मेरिस्टेमेटिक फेस जो है अगर हम ये सारे फेसेस जो है हमको एक प्लांट जो है उसकी रूट के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक फेस जो है वो हमें रूट जो है या शूट जो है उसकी एपेक्स पे हमें नजर आता है बिकॉज यू नो दैट इन द रूट एंड शूट एपेक्स, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट which are known as the root and shoot apical meristems and you know that कि root और shoot apical meristem की ये प्रॉपर्टी है कि वो बार बार डिवाइड कर सकते हैं। तो when the cell it divides again and again the new number of cells are formed and these new cells they are added, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। साइड बाय साइड कहते हैं कि when the cell has to be divide, जब सेल जो है उसको डिवाइड करना है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म जो है उसका अमाउंट भी इंक्रीज होता है। तो मेरिस्टेमेटिक फेस जो है उसके अंदर आपको ऐसे सेल्स नजर आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स जो है वो डिवाइड करने वाले जब होते हैं तो उनका प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, उनका न्यूक्लियस भी साइज में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के सेल्स जो होते हैं उनका जो कहते हैं कि अगर आप बात करें उसके सेल वॉल की तो सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज के डिपोजिशन तो होगी बट दिस सेलुलोज इज प्रेजेंट इन अ थिनर अमाउंट, ठीक है, as well as abundance of plasmodesmatal connections are there because you know that through the plasmodesmatal connection the cytoplasm of the adjacent cells they comes in contact with each other। तो मेरिस्टेमेटिक फेस जो है वो हमेशा हमें ग्रोथ का कहाँ पे नजर आता है, रूट और शूट एपेक्स के अंदर नजर आता है। यहाँ पर सारे सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। इन सेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इन सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है जब इन्होंने ग्रोथ करनी होती है, उसमें अबंडेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म फिल हो जाता है, न्यूक्लियस साइज में बड़ा हो जाता है और सेल वॉल जो है उसमें थिन अमाउंट ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन अबंडेंस में होते हैं ताकि एडजेसेंट सेल्स का साइटोप्लाज्म जो है दे कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ओके बेटे, सेकंड इज नोन एज द इलॉन्गेशन फेज। तो कहते हैं अगर आप रूट और शूट एपेक्स जो है उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़े तो आपको इलॉन्गेशन फेज नजर आता है ग्रोथ का। एंड व्हाट काइंड ऑफ सेल्स दे आर प्रेजेंट इन द इलॉन्गेशन फेज। तो कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जोन से ऊपर वाली जो जोन है दैट इज नोन एज द फेज ऑफ इलॉन्गेशन। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द इलॉन्गेशन फेज।
तो इस तरह का जो फेस होता है उसमें ऐसे सेल्स होती हैं जिनमें काफी ज्यादा वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है। सेल्स जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाती हैं, और कहते हैं कि इलोंगेशन फेस जो है उसमें न्यू सेल्स जो है जो भी सेल डिवीजन के बाद बने हैं वो इसके अंदर ऐड होते जाती हैं। सेल्स जो है उनकी लेंथ काफी बड़ी होती है, ये सिलेंड्रिकल और लॉन्गर सेल्स होती है, ठीक है बेटे। थर्ड फेज इज नोन एज द मैचुरेशन फेज। तो मैचुरेशन फेज जो है उसमें कहते हैं कि सेल्स जो है वो अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती हैं, और इनिशियली आपने देखा था इन द मेरिस्टेमेटिक फेज द सेल वॉल जो है उसके सेलुलोज की क्वांटिटी कम होती है, पर जब मैचुरेशन फेज में सेल पहुंच जाती हैं देन द अमाउंट ऑफ सेलुलोज इट आल्सो इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज द वॉल थिकनिंग, ठीक है। सेल वॉल की थिकनिंग भी इंक्रीज हो जाती है और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस भी होने लगती हैं। पहले प्रोटोप्लाज्म जो है वो यूनिफॉर्म होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर, पर धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेंट्रल पोजीशन से पेरिफेरी की तरफ मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच क्लियर कि फेसेस ऑफ ग्रोथ जो है दे आर ऑफ 3 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज में ऐसे सेल्स होंगे जो बार बार डिवाइड करते रहेंगे, अबंडेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, उसमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस बहुत होंगे, सेलुलोज कम होगा, और कहते हैं कि न्यूक्लियस भी साइज में बड़ा होगा। इलोंगेशन फेज में क्या खास बात है, सेल्स जो है वो सिलेंड्रिकल होंगे, लेंथ उनकी काफी बड़ी होगी, इलोंगेटेड सेल्स होंगे, सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होगी, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे इलोंगेशन फेज में। मैचुरेशन फेज की इंपॉर्टेंस क्या है कि मैचुरेशन फेज में ऐसे सेल्स होंगे जिन्होंने अपना मैक्सिमम साइज जितना अटेन करना था वो अटेन कर चुके हैं, उनकी सेल वॉल जो है वो भी थिक होंगी और सेलुलोज का अमाउंट उसमें ज्यादा होगा, और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस जो है वो भी इसमें हो जाएंगी। पहले प्रोटोप्लाज्म जो है वो यूनिफॉर्म था पूरे सेल में, पर जब सेल मैचुरेशन फेज में एंटर कर जाएंगे then the protoplasm is shifted from the center and move towards the boundaries of the cell, or you can say they move towards the peripheral position of the cell. क्लियर बेटे? उसके बाद देखो एक डायग्राम हमें बुक के अंदर दिया हुआ है, दिस डायग्राम इज गिवन। तो ये आपको प्लांट की रूट दिखाई गई है, एंड यू नो दैट प्लांट की रूट जो है उसका जो एपेक्स वाला पार्ट है उसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन बोला जाता है, और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स है तो बार बार डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से सेल्स का नंबर और साइज इंक्रीज होगा, और उससे रूट की लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। रूट की लेंथ तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक रूट जो है इट कम्स इन कांटेक्ट विद द वाटर टेबल, जब तक रूट्स जो है वो वाटर टेबल के कांटेक्ट में नहीं आ जाती, बिकॉज यू नो दैट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर बेटे? और इसमें जो सेल्स है उनमें अबंडेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, सेलुलोज जो है वो कम होगा, सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस ज्यादा होंगे। देन मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर रीजन ऑफ इलोंगेशन आ जाता है, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में इलोंगेटेड सेल्स होंगे, और इलोंगेटेड सेल्स जो हैं उन सिलेंड्रिकल होंगे जनरली, इसमें वैक्यूल्स होंगी, ये जो है साइज काफी ज्यादा अटेन कर लेंगे एंड काफी सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। रीजन ऑफ मैचुरेशन में मैच्योर सेल्स होंगे, और मैच्योर सेल्स के मैक्सिमम साइज अटेन कर लेंगे या ये बहुत ज्यादा डिवाइड नहीं करेंगे, दे स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस, ठीक है। ये डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, एंड आफ्टर उसके बाद रूट हेयर्स हमें यहाँ पे नजर। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस बेटे, एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. हाँ जी, इफ यू चेक योर एनसीईआरटी बुक तो वी हैव डन अप टू पेज नंबर 241, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ हमने आपको बताए हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में आपने रीड कर लेना है अप टू फेसेस ऑफ ग्रोथ, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 241, ठीक है। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? यस बेटा, इफ एनी स्टूडेंट हैज अ क्वेश्चन या कोई दिक्कत है तो वो बोल सकता है। हाँ जी, सब कुछ क्लियर है? So as I have discussed with you, this is just the introduction of the chapter, but when we have to revise the chapter for examination, then you proceed from page number 246, ठीक है, जहाँ पे लिखा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। वहां से हमने जो है रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ से हमने लर्न करना शुरू करना है। उससे पहले वाले जो पेजेस हैं यू जस्ट टेक द रीडिंग ऑफ दोस पेजेस। क्लियर बेटे? तो उसके बाद बस यहाँ तक आप पढ़ लें। ये आई विल सेंड यू दिस प्रेजेंटेशन आल्सो, so दिस विल हेल्प यू इन थॉरो रिवीजन ऑफ द चैप्टर। क्लियर? तो कल हम ये वाला करेंगे, ग्रोथ रेट्स वाला, ठीक है। आज यहाँ तक रीड कर लें आप।
हाँ जी, एनी प्रॉब्लम बेटे, किसी को भी कोई चीज अभी तक समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। बस आपने इतना याद रखना है, मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 टाइप्स की है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ओके बेटा, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चन तो आप पूछिए। मेरा तो वो कहते क्लास इंचार्ज ने लड़ी मैं तो समझते हैं कि मेरे को तो दोनों क्लास मेडिकल नॉन मेडिकल में पेंडल भी लूंगा, तो फिर विद रिस्पेक्ट मैडम जी अटेंडेंस ले लेंगे।